हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 देखते हैं। अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे साथ, और साथ ही साथ सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन हैं इसमें। देखो, इसमें हम 50 जीएस के 50 इसके प्रैक्टिस सेट रखेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद दूसरी सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो देखो, इसमें निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में? सोडियम सल्फेट का, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, या पोटेशियम नाइट्रेट का? तो देखो, कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल होता है? यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये समझ लो। ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? देखो, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, याद रखना। और देखो, ये जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरके में, और जो खट्टापन होता है या फिर उसमें जो तीखी गंध आती है, उसके लिए जिम्मेदार भी ये एसिटिक अम्ल ही होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के संदर्भ में देखो, इसकी स्थापना प्रथम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकल्प 1958 की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा, इसमें यह अनुसंधान और विकास संस्थानों को समपार्श्विक और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। तो बताइए, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड के संदर्भ में इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या ये दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है? देखो, इसमें ये पहला जो दिया हुआ है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1958 में नहीं की गई थी, ये गलत है। इसके बारे में बता दूं, जो इसकी स्थापना की गई थी प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत देखोगे तो वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी 1996 में। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी इसे कह सकते हो TDB, इसका गठन किया गया था 1996 में, और इसमें दिया हुआ है 1958, तो याद रखना ये गलत है। दूसरा, इसमें यह अनुसंधान और विकास संस्थानों को समपार्श्विक और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। तो देखो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है इसमें। इसका जो स्थापना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसके बारे में बता दूं, ये स्वदेशी अनुसंधान का व्यवसायीकरण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो स्वदेशी अनुसंधान होते हैं उनका व्यवसायीकरण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रखना। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा गलत है? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, किस कंपनी ने थ्रेड्स ऐप, एक नया टेक्स्ट आधारित माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये किया है मेटा ने। मेटा ने थ्रेड्स ऐप है एक नया टेक्स्ट आधारित माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इसको विकसित किया है। रोबोट में गतिशील जोड़ों की संख्या को निम्न में से क्या कहा जाता है? रोबोट में गतिशील जोड़ों की संख्या को स्वतंत्रता की डिग्री, जोड़ों की डिग्री, आज़ादी की श्रेणी, या डिग्री ऑफ फ्रीडम, या गतिशीलता की डिग्री? रोबोट में गतिशील जोड़ों की संख्या को तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए, ऑप्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आज़ादी की श्रेणी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रोबोट में गतिशील जोड़ों की संख्या को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना, या पराग्वे में? सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, तो देखो ये इक्वाडोर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इक्वाडोर में। ठीक है, कोटोपैक्सी नाम है इसका, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है, याद रखना। और इसकी ऊंचाई भी तकरीबन 6000 मीटर के आसपास है, 5890 के करीब, या फिर 6000 समथिंग लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भूमध्य सागरीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मुख्यतः दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों के बारे में देखना है आपको।
क्या यह जो पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं क्या? और दूसरा है यहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है और इन वनों में नींबू वंश के पौधों की अधिकता होती है और चेपरेल, लेवेंडर, लॉरेल तथा अन्य सुगंधित जड़ी बूटियों का भी यहाँ उत्पादन होता है। मैक्सिस स्पेशली जैसे बूटियाँ होती हैं। तो बताओ इन चारों में से भूमध्य सागरीय वनों के हिसाब से देखना है कौन सा सही है इन चारों में। तो देखो करने की कोशिश करें। पहला है इसमें यह मुख्यतः दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य और महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। तो देखो भूमध्य सागरीय वनों के बारे में यह पहला सही है। दूसरा इसमें यहाँ पर जो शीत ऋतु है शुष्क होती है। तो देखो ये गलत है इसमें, क्योंकि देखा होगा आपने यहाँ पर जो शीत ऋतु है जो भूमध्य सागरीय वनों में देखोगे आप तो जो शीत ऋतु है वो वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है, यानी यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, अंगूर वगैरह जो होते हैं ये मुख्यतः पाए जाते हैं। देखो चेपरेल, लेवेंडर, लॉरेल तथा अन्य सुगंधित जड़ी बूटियों का भी यहाँ उत्पादन होता है। तो ये बाकी सही है। ऑप्शन बी इसका गलत है भूमध्य सागरीय वनों के बारे में। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में असत्य देखना है। नहीं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है यानी कौन सा सही नहीं है। देखो पहला है इसमें राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में कौन सा असत्य है। ये देखो पहला है इसमें 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। क्या ये सही है? दूसरा इसमें राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बेटन रिले की शुरुआत कार्डिफ, ब्रिटेन 1958 राष्ट्रमंडल खेल से हुई। तीसरा है राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मोहर वर्ष 2014 में अपनाई गई और वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। तो इसमें कौन सा असत्य है? देखो पहला, वर्ष 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। क्या ये सही है? देखो 1934 में हुए थे लंदन में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। ये तो सही है। इसमें राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बेटन रिले की शुरुआत कार्डिफ, ब्रिटेन यानी 1958 राष्ट्रमंडल खेलों से हुई थी। तो देखो ये भी सही है इसका। और याद रखना जो राष्ट्रमंडल खेल पहले हुए थे 1930 में हुए थे, कनाडा में हुए थे, हैमिल्टन शहर में हुए थे कनाडा के में, याद रखना। और इन्हें 1974 तक कहा जाता था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है। और तीसरा देखो इसमें राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मोहर वर्ष 2014 में अपनाई गई। ये 2011 में अपनाई गई थी, ना कि 2014 में। तो यही गलत है और यही जवाब है इसका। 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था। तो देखो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है। देखो पांडवानी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में M2M क्लासेज उसको ज्वाइन कर लो। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल। पांडवानी लोक नृत्य देखो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और काफ़ी प्रचलित लोक नृत्य भी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। देखो आपने सुने होंगे एक तीजन बाई जो कलाकार है उनका भी संबंध इसी से है, पांडवानी नृत्य से। याद रखना तीजन बाई। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पांडवानी लोक नृत्य है इसका जो संबंध है जो पांडवों की लोक कथा थी उससे संबंधित है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से पद्म पुरस्कार के बारे में क्या सही है? पद्म पुरस्कार, पहला इसमें पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। दूसरा इसमें पद्म पुरस्कारों को भारत रत्न के वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया। परंतु देखो 1977 में तो बंद कर दिया गया परंतु 1980 में शुरू कर दिया गया। क्या ये सही है? बताओ इन दोनों में कौन सा सही है? ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। पद्म जो पुरस्कार हैं भारत रत्न के बाद दूसरे बड़े सम्मान हैं, याद रखना।
देखो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरे सम्मान है। इन्हें 1977 में बंद कर दिया गया, लेकिन इन्हें फिर दोबारा से 1980 में शुरू किया गया था। देखो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं। जैसे पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और पद्म श्री, और सबसे बड़ा भारत का सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, याद रखना। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? बताइए। देखो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में बात करोगे तो उसमें जो मानवाधिकार के सिद्धांत हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं। 12 से 35 तक, और 12 से 35 तक क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही पूछा है इसमें, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि मौलिक जो अधिकार हैं उसमें बात करें हम, आर्टिकल 14 से लिख देता हूं, देखो एक सेकंड याद कर लेना। 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, पहले 7 थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके आर्टिकल 300 ए में विधिक अधिकार बना दिया। देखो पहला जो मौलिक अधिकार है 14 से 18 तक दिया हुआ है, और इसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, फिर आगे 19 से 22 तक दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो दिया हुआ है वो 23 से 24 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 19 से 22 तक हो गया आपका उसके स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। और आपका 25 से 28 तक दिया हुआ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 में दिया हुआ है आपका संस्कृति और शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, वो दिया हुआ है। और देखो आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रेटें जारी करता है। अब ये देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलान वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं मिलान वाले जो होते हैं, अच्छे से किया करो सभी को। मिलान वाले तो क्वेश्चन को निश्चित किया करो। देखो इसमें एक साइड में अधिकारी लिखे हुए हैं, एक साइड में संस्थान लिखे हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, देखो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये पदेन सभापति होते हैं, और इन्हें जो वेतन भत्ते जो वगैरह जो कुछ सुविधाएं मिलती हैं वो राज्यसभा के सभापति के नाते ही मिलती हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के नाते। ठीक है, तो देखो पहला इसका ए का मिलान हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, इसका प्रावधान आर्टिकल 148 से 151 तक दिया हुआ है, और इनका जो संबंध है लोकलेखा समिति से ये संबंधित है। यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोकलेखा समिति के द्वारा की जाती है, जो सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसकी। तो देखो इसका मिलान भी ठीक है, 2 हो जाएगा। भारत का महाधिवक्ता, जो भारत का महाधिवक्ता होता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, याद रखना। और देखो ऐसा कह सकते हो महाधिवक्ता के बारे में कि ये भारत का जो है सबसे बड़ा, यानी भारत सरकार का ये वकील होता है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, इसका मिलान दिया हुआ है। यानी न्यायालय की तरफ, न्यायालय में जब वाद होते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से यही पक्ष रखता है। लोकसभा अध्यक्ष देख लो, ये लोकसभा से संबंधित होते हैं, यानी लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं। और जो लोकसभा की बैठकें होती हैं और जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं सभी की ये अध्यक्षता करते हैं। तो ये मिलान बिल्कुल सभी सही दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये देखो प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटेम स्पीकर, देखो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहली बात तो ये समझ लो प्रोटेम स्पीकर की। और इसके बारे में कथन दिए हुए हैं, ये देख लो कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और दूसरा है इसमें प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो बताओ इन दोनों में से प्रोटेम स्पीकर के बारे में कौन सा कथन सही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखो प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करें, सामान्यतः लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हीं में से इसको चुना जाता है। ठीक है, तो पहला तो इसका बिल्कुल सही है,
यानी प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाता है, तो ये दूसरा भी सही है। देखो, प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानसभा में राज्य का जो राज्यपाल होता है वो शपथ दिलाता है, याद रखना। तो इसका जो कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का, जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना होता है, याद रखना। आगे देख लो, तो इसके ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से की जाती है और इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राज्यों की जो विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण ये देखना है। देखो, पहले इसमें कथन है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। तो ये पहला तो इसमें सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही ये धन विधेयक को रखा जाता है, तो फिर इसको वापस कैसे करेगा? तो समझ सकते हो पहला सही है इसमें। दूसरा है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। देख लो, इसकी व्याख्या भी हो रही है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है लोकसभा में, और इसी वजह से राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या भी हो रही है। दोनों ही कथन इसके बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, धन विधेयक का उल्लेख दिया हुआ है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में दिया हुआ है, उसको परिभाषित भी किया गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। यानी धन विधेयक के बारे में समझ सकते हो, किसी पर कर लगाना, समाप्त करना कर को, उसमें परिवर्तन करना या करों का विनियमन करना, और जो भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेना, ये सभी संबंधित होते हैं, धन विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह के जो विधेयक होते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो, वित्त विधेयक और होता है एक, वित्त विधेयक के बारे में याद रखना। देखो, जो सभी धन विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, याद रखना। समझ सकते हो कि वित्त विधेयक धन विधेयक से अलग भी वित्त विधेयक में आते हैं, तो समझ सकते हो विस्तृत आकार होता है वित्त विधेयक का, ठीक है। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्रदान करता है? वुल्फ पुरस्कार, यूएसए, रूस, इजराइल, जर्मनी। देखो, वुल्फ पुरस्कार इजराइल देश के द्वारा जारी किया, यानी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वुल्फ पुरस्कार इजराइल के द्वारा दिया जाता है, याद रखना। और इसकी स्टार्टिंग ऐसा कहा जाता है 1978 से हुई है, ठीक है, 1978 से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारिक योजना के अंतर्गत देश के कुल कितने स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष सहायता मिली है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारिक योजना के अंतर्गत 1.8 लाख, 2.4 लाख, 3.8 लाख या 5.4 लाख। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.4 लाख। तो याद रखना, 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष सहायता मिली है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारिक योजना के अंतर्गत। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, हर घर सौर अभियान का आरंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? हर घर सौर अभियान का आरंभ उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। देखो, हर घर सौर अभियान का जो आरंभ है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, और इस अभियान का जो आरंभ है 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। तो याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हर घर सौर अभियान का आरंभ उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। देखो, इसका उद्देश्य भी बता दूं, सौर ऊर्जा के जो उपयोग है उसको बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हर घर सौर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके नाम में ही देख पा रहे होंगे, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है उत्तर प्रदेश में, जो इसकी कार्यकारी एजेंसी है उत्तर प्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विकास जो एजेंसी है वो इसकी कार्यकारी एजेंसी, याद रखना।
जून 2023 में उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई एल्डर लाइन योजना निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? एल्डर लाइन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। समाज कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। एल्डर लाइन योजना निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है, बताइए। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज कल्याण मंत्रालय, इससे संबंधित है। ये आरंभ की गई जो एल्डर लाइन योजना है समाज कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। देखो इस एल्डर लाइन योजना जो उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है और इसका जो उद्देश्य है निराश्रित वृद्धों को बचाना, उसके अलावा जो वृद्धाश्रमों में जो आश्रय प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। और क्या बताऊं इसके बारे में कि यह राज्य के जो वृद्धजन होते हैं उनके लिए एक समर्पित ये महत्वपूर्ण योजना है, याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया है? किस स्थान पर, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद। तो देखो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर कह सकते हो, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया है, याद रखना नोएडा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की फुल फॉर्म है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करो। पहला कथन है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। क्या 20 भाग हैं भारतीय संविधान में? देखो संविधान में 22 भाग हैं, पहला तो गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं तथा 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो बिल्कुल ठीक है। ये तो तीसरा तो 100% सही है, ठीक है। ये तीनों अनुसूचियाँ, देखो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। दल बदल पर रोक लगाया उसमें ये प्रावधान किया गया। फिर जोड़ी गई 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में, ठीक है। इसमें 29 विषय जोड़े गए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसी के माध्यम से। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 92-93 में ही, इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया और इसमें जो नगर पालिकाएँ हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसमें तीसरा सही है ओनली, केवल सी सही जवाब हो जाएगा, केवल 3। पंचायती राज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें विचार करना है। पहला, इसमें बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया, तो देखो पहला सही है, इसमें 100% सही है। और यह समिति बनी थी 1957 में, याद रखना। 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का इसने सुझाव दिया था, तो पहला तो इसमें 100% सही है। और देखो देश में सबसे पहले जो पंचायती राज का गठन किया गया था राजस्थान के नागौर में 1959 में किया गया था, ठीक है। जैसे 3 स्तर, ग्राम स्तर पर देखोगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर देखोगे तो आप पंचायत समिति, और जिला स्तर पर परिषद यानी जिला परिषद का इसमें गठन का प्रावधान किया गया। दूसरा, इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्या ये सही है? देखो ये उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से ये दूसरा गलत है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उसमें जो चुने जाते हैं उसकी जो स्थापना होती है ग्राम पंचायत में, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है ग्राम पंचायत की स्थापना, और पंचायत समिति का जो गठन होता है प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखो इसमें सुधार करो, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, जो जिला परिषद का चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। वैसे ये दूसरा गलत ही है और पहला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यायालय की अवमानना सिविल व आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, तो इसमें से कौन सा सही है? न्यायालय की अवमानना सिविल व आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है क्या? और उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, देखो ये दोनों ही कथन सही है, यानी न्यायालय की जो अवमानना है सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में हो सकती है,
सिविल मामले का जो मतलब होता है, यानी सिविल मामलों का जो अर्थ होता है, उसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो स्वेच्छा से किसी फैसले का, यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सिविल मामले का अर्थ है कि स्वेच्छा से किसी फैसले या आदेश की अवहेलना करना, ये तो हो जाएगा सिविल मामले के अंतर्गत। जबकि जो आपराधिक मामला आपराधिक अवमानना जो होती है, उसमें ऐसे देख सकते हो कि ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना जिसमें न्यायालय को नीचा दिखाना हो या फिर बदनाम करना उसमें शामिल हो, तो ये आपराधिक मामले में आ जाएगी। तो समझ सकते हो दोनों प्रकार से इसमें अवमानना हो सकती है न्यायालय की, ठीक है, समझ सकते हो। आर्टिकल 137 दिया हुआ है, उसमें भी पढ़ा होगा आपने। आर्टिकल जो 137 है उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को, उसमें यह प्रावधान है। और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और जो कार्यकारी आदेश हैं उनको संवैधानिकता की जांच का वो अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच का जो अधिकार है वो दिया हुआ है। एक सेकंड, क्या हो गया, ठीक है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है किंतु अस्वीकार कर सकती है। क्या ये सही है? देखो, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित सहित लोकसभा को लौटा सकती है, यानी राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, लौटा सकती है, लेकिन ये शक्ति लोकसभा के पास है कि उसको माने या ना माने, ठीक है। लेकिन अस्वीकार राज्यसभा नहीं कर सकती है, याद रखना। मात्र 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिनों में अगर वो पास कर दे तो ठीक है, नहीं अपने आप पास हो जाता है धन विधेयक। धन विधेयक पर जो सभी शक्तियाँ होती हैं वो लोकसभा में निहित होती हैं, यानी राज्यसभा को इसके पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, ये समझ सकते हो। संपूर्ण शक्तियाँ लोकसभा में ही होती हैं। मात्र 14 दिनों तक लेट कर सकती है, बस ये समझ सकते हो राज्यसभा। तो पहला तो ये गलत है। दूसरा है, अनुदान मांगों पर सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा में मतदान होता है। क्या ये सही है? देखो, राज्यसभा में नहीं होता है। अनुदान जो मांगें होती हैं उसमें केवल लोकसभा में चुनाव होता है, यानी जो मतदान होता है वो ओनली लोकसभा में होता है और लोकसभा को ही उस पर अधिकार है। राज्यसभा को इसके बारे में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल है कि 113 का 2 है, आर्टिकल 113 का 2 उसमें दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो ये दोनों ही गलत हैं, कोई भी सही नहीं है इसमें। ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो भारत है। सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन भारत में किया जाता है, याद रखना। इसके बाद देखोगे तो यूएसए दूसरे स्थान पर है, चीन है, फिर पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये देश आते हैं। महत्वपूर्ण कथन दिए हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, इन पर विचार करना है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखो, प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझने से पहले ये समझो अच्छे से कि जो इतिहास है, भारतीय जो इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। देखो, प्राचीन भारत को फिर से 3 भागों में बांट दिया है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही पूछा है, जो प्राचीन काल के अंतर्गत आता है। देखो, प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया आगे, पाषाण युग और ताम्र युग। फिर पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट दिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये पढ़ना अच्छे से। देखो, प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखो, इसमें इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। क्या ये सही है? पहला देखो, ये बिल्कुल सही है पहला। इसमें इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो पहला तो 100% सही है, यानी कह सकते हो। दूसरा, इसमें इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। क्या पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं? देखो, इसमें साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, याद रखना, ओनली पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो समझ सकते हो ये दूसरा गलत है,
पहला सही है इसमें 100%। देखो, जिस समय के मनुष्य के जीवन की जो जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे हम प्राक इतिहास या प्रागैतिहास कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कथनों में से पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पुरापाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था कौन सा है? बंदर, मछली, हाथी। इन जीवों में से किससे उपमहाद्वीप में पुरापाषाण काल में मानव परिचित था? बताइए कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? बंदर, मछली, हाथी। देखो, बंदर से भी परिचित था, मछली से भी, हाथी से भी, इसके अलावा हिरण भी पढ़ा होगा आपने, और आपने बकरी के बारे में भी देखा होगा। देखो, गाय बैल से भी परिचित था मानव, बारहसिंगा, ये सभी, और गेंडा भी था उस टाइम में। तो समझ सकते हो तीनों ही सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी, ये तीनों ही जीवों से उपमहाद्वीप के जो मानव हुआ करते थे पुरापाषाण काल में, वो इन तीनों जीवों से संबंधित थे, याद रखना। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 27 में मिलान करना है। एक साइड में वैदिक कालीन अधिकारी हैं और एक साइड में उनके कार्य लिखे हुए हैं। देखो, सूत जो अधिकारी होता था, सूत उसका क्या कार्य था? देखो, सूत होता था राजा का सारथी होता था, राजा का सारथी। ठीक है, तो एक का तो हो जाएगा 3। राजा का सारथी होता था सूत। भागदूत जो होता था, भागदूत के बारे में याद रखना, ये होता था संग्रहकर्ता। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा कर संग्रहकर्ता, इसका 2 हो जाएगा। पालागल ये विदूषक था, तो इसका 4 हो जाएगा। अच्छा बाप ये पास के खेत में राजा के सहयोगी थे। ठीक है, याद रखना, अच्छा बाप ये पास का जो पास के खेल में राजा के सहयोगी। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य शासक बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिंदुसार के बारे में देखना है। मौर्य शासक हुआ है बिंदुसार, काफ़ी फेमस है। देखो, पहला है इसमें, वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसमें ये पूछा है कौन सा सही नहीं है। देखो, पहला सही है इसमें, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी ही था, पहला तो इसमें सही है। दूसरा इसमें, जैन ग्रंथों में उसे अमित्रघात भी कहा गया है, क्या ये सही है? देखो, जैन ग्रंथों में तो उसे सिंहसेन कहा गया है, अमित्रघात नहीं, सिंहसेन। ठीक है, समझ लेना इसके बारे में। देखो, इसमें दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन ग्रंथों में इसको कहा गया है सिंहसेन, और देखो पुराणों में बारीसार कहा गया है बिंदुसार को, और पुराणों में भद्रसार। और देखो, जो वायु पुराण है ना, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, एक वायु पुराण है, वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है और पुराणों में इसको बारीसार कहा गया है, जो अन्य पुराण है। ठीक है, तो वायु पुराण में इसको भद्रसार और अन्य पुराणों में बारीसार बिंदुसार को ही कहा गया है। इसको अमित्रघात भी कहा गया है, याद रखना, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। और देखो, ऑप्शन सी है इसमें, इसने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेज करके शराब, मीठा अंजीर तथा दार्शनिक भेजने का आग्रह भी किया था। देखो, ये तीसरा भी सही है इसमें, और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो मखली गोसाल ने चलाया था। आजीवक संप्रदाय ये भाग्यवादी धर्म था, इसका ये अनुयायी था, ये काफ़ी फेमस शासक हुआ है, याद रखना। तो इसके बारे में आपको बता दूं, देखो, बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इसकी 16 पत्नियां थीं। ठीक है, 16 पत्नियों में इसकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था धर्मा, या उसको सुभद्रांगी भी कह सकते हो। उसी से इसका पुत्र हुआ था अशोक, धर्मा या सुभद्रांगी से। ठीक है, इसके 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम, सबसे छोटा था तिस, और एक इसमें से अशोक फेमस था। ठीक है, अशोक जो इसने बनाया था, अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया था, और सुसीम को इसने तक्षशिला का बनाया था। ठीक है, देखो याद रखना, अशोक इसके अब 101 पुत्रों में से एक था, 99 भाइयों को मार करके अशोक शासक बना था, तिस की हत्या नहीं की थी अशोक ने। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है बिंदुसार के बारे में कि इसने अपने शासनकाल में 16 प्रदेशों को जीत लिया था। ठीक है, एक समुद्र के क्षेत्र से दूसरे समुद्र के क्षेत्र को मिला दिया था बिंदुसार ने। ये क्या हो जाता है,
और बिंदुसार के टाइम में ही 2 विदेशी राजदूत भी आए थे, एक था डायमेकस और एक था डायोनिसस। डायमेकस जो था ये सीरिया से आया था और डायोनिसस जो था ये मिस्र से आया था, याद रखना। और देखो बिंदुसार के बारे में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि इसकी जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी वो 500 सदस्यों की हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी थी। और इसका जो अध्यक्ष होता था प्रधान या खल्लाटक कहा जाता था उसको। ठीक है, इतना ही समझ लो। तो देखो इसमें गलत जो दिया हुआ है ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। पूछा है बिंदुसार के बारे में कौन सा गलत है, तो ऑप्शन भी गलत है इसमें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है? खलिथोके, कुरिंजपातु, जीवक चिंतामणि या नच्चेलियर? देखो जीवक चिंतामणि को विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। विवाह का ग्रंथ किसको कहा जाता है? जीवक चिंतामणि को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह तमिल भाषा में महाकाव्य है, तमिल जो भाषा है उसका महाकाव्य है। जैन मुनि हुए हैं एक, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। एक जीवक नामक राजकुमार हुए, उनके ये जीवन वृतांत का वर्णन है इसमें। जीवक इसके नाम में ही लिखा हुआ है, जीवक चिंतामणि, यानी जीवक जो राजकुमार हुए उसके जीवनी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और तमिल मुनि हुए उनके द्वारा इसको लिखा गया, जैन मुनि हुए तमिल भाषा में लिखा गया है। ये महाकाव्य है, याद रखना। आगे देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 4 वर्षों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 3, 5, 7 या 10? 4 वर्ष लिखा हुआ है, इसको आप वर्ण करना। वर्ष क्या होगा? वर्णों, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण हैं उसके बारे में पूछा है। देखो तीसरा जो मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो पहला दिया हुआ है ये गायत्री मंत्र से संबंधित है। ठीक है, तीसरा जो मंडल है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तीसरे मंडल की विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और जो 5वां मंडल दिया हुआ है ये अतिशक्ति से संबंधित है, अति जो ऋषि हुए हैं उनसे संबंधित है। देखो 10वें मंडल के बारे में बात करें, ये जो ऋषि वशिष्ठ हुए हैं उनसे संबंधित है। और देखो 7वें मंडल के बारे में याद रखना, नहीं 10वां मंडल नहीं होगा, एक सेकंड दोबारा देखने दो। 7वां मंडल, चार जो वर्ण हैं इनका उल्लेख 10वें मंडल में दिया हुआ है, सही है। और 7वें मंडल में तो ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है 7वां जो मंडल जो। ठीक है, देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल से संबंधित है। इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है मास्युक्ति के द्वारा। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में। देखो ऐसा कहा जाता है ये कहाँ से उत्पन्न हुए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र? देखो जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। भुजा से राजा यानी क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। दोबारा समझ लो, एक विराट पुरुष के मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और आपका भुजा, उसकी भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और जंगा से शूद्र की, नहीं जंगा से वैश्य की, और शूद्र की उत्पत्ति हुई पैर से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 43 कंप्लीट होता है आज का। आगे मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो। ठीक है, और देखो आपके सामने आने वाली है 10-15 वर्षों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस और आरओ एग्जाम में, सभी क्वेश्चनों की क्लास आने वाली है। 1 मई को होगी वो मैराथन क्लास है, उसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है उसका, उसको भी देखना ना भूलना। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, बाय।